आदाब नाजरीन। तो आखिरकार वो दिन आ गया जब फैसले की घड़ी बहुत ही करीब है। आपको बता दें कि आज जो है इंतखाबात के नताइज सामने आने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में हुए इंतखाबात की गिनती आज होने वाली है और आज जो है फैसला सामने आ जाएगा। आपको बता दें कि आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी जोश से भरा ये दिन है। सबकी निगाहें, पूरे मुल्क की ही निगाहें आज जो है टिकी हुई है कि किस रियासत में कौन सी पार्टी आपको बता दें हुकूमत बनाने जा रही है। तो तमाम तर लोग जो है सुबह से ही न्यूज़ 18 उर्दू के चैनल खोले हुए हैं और देखना चाहते हैं, क्योंकि सबसे जो है सटीक और सही और सबसे पहले तेज इंफॉर्मेशन जो है आप तक न्यूज़ 18 उर्दू की तरफ से पहुंच रहे हैं। हुरैरा, आज का दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के दिन जो है तमाम तर बातें जो अभी तक सभी पार्टियां तमाम मेहनतें की जा रही थी, लोग जो है अपने अक़ीदा का इस्तेमाल करते हैं, आज उसका नतीजा, आज उसका फल सामने आ रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, फैसला 2022 जिसका लोगों को एक लंबे वक्त से इंतजार था वो घड़ी आ गई है। अब से कुछ देर में सबसे पहले न्यूज़ 18 उर्दू हमारे नाजरीन तक रुझान पहुंचाएगा और रुझान के बाद नतीजे आना शुरू होंगे। तो दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं क्योंकि सुबह 8 बजे से गिनती का अमल शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा नतीजों में यह रुझान बदलने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले रुझान, और इससे पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि न्यूज़ 18 उर्दू पर सबसे दुरुस्त और सबसे पहले रुझान और नतीजे हम आप तक पहुंचाते हैं। तो 5 रियासतों के नतीजे आज आने वाले हैं और लोगों की नजरें टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि जो इससे पहले एग्जिट पोल आए हैं वो एग्जिट पोल, जिस तरह के एग्जिट पोल के नतीजे हैं या जिस तरह का एग्जिट पोल का फैसला है, क्या ये नतीजे भी वैसे ही होंगे या इससे कुछ मुख्तलिफ होंगे, इस पर भी लोगों में एक तजस्सुस है। क्योंकि यूपी की अगर खासतौर से हम बात करते हैं 403 सीटों पर मुकाबला बहुत दिलचस्प रहा है, लेकिन अगर एग्जिट पोल की बात करें तो ज्यादा एग्जिट पोल बीजेपी के हक में जाते हुए मुनज़्ज़र दिख रहे हैं। बिल्कुल, एग्जिट पोल जो है बीजेपी के हक में उत्तर प्रदेश में खासतौर से दिखाई दे रहा है, लेकिन अब ये देखना बाकी है। हालांकि एग्जिट पोल से बीजेपी में काफी कॉन्फिडेंस तो आ गया है और वो इस बात पर यकीन कर चुके हैं कि जीत उन्हीं की होनी है, लेकिन अभी जो है फैसला नहीं आया है, फैसला आना बाकी है। अभी देखना बाकी है कि एग्जिट पोल क्या जो नतीजा है वो बिल्कुल वैसा ही होगा, उस पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वो देखने वाली बात है। कड़ी टक्कर रही है, खास तौर से जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिला सपा और बीजेपी के दरमियान। हुरैरा, बिल्कुल मुनज़्ज़र, जाहिर सी बात है कि शुरू से ही यहां पर मुकाबला बहुत अहम यूपी में माना जा रहा था। इसके अलावा अगर एग्जिट पोल में हम पंजाब की बात करें तो पूरी जो सियासी तस्वीर है पंजाब में वो एक तरह से बदलती हुई दिख रही है। और अपने नाज़रीन को बता दें कि टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिस तरह से हमने ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया है, नाज़रीन को नतीजे या रुझान देखने में बहुत आसानी होगी। सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश का ग्राफिक्स है जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि 403 सीटों में कितने रुझान आते हैं और कितने नतीजे आएंगे, वो उसमें एक तरह से हम दिखाएंगे। और इसके अलावा पंजाब, गोवा और बाकी जो 4 रियासतें हैं वो हमारे स्क्रीन के दोनों साइड में एक तरह से हम जाहिर कर रहे हैं। तो इस टैली को समझने में हमारे नाजरीन को बहुत आसानी होगी। इसके अलावा आप देख लीजिए कि किस तरह से जो उम्मीदवार हैं उनकी धड़कनें तेज हो चुकी हैं, सुबह से ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों और इबादतगाहों का रुख कर रहे हैं और सिर्फ यही दुआ मांग रहे हैं कि आज जब नतीजे आए, जब आवाम का फैसला आए तो ये उनके हक में होना चाहिए। और यही वजह है, एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी दिलचस्प तस्वीर है, पंजाब की तस्वीर लग रही, गुरुद्वारे की तस्वीर, जहां पर आप देखिए कि उम्मीदवार पहुंचे हैं इस उम्मीद के साथ कि भगवान उनका कुछ भला कर दे और उनके हक में ये फैसले आ जाएं। तो जाहिर सी बात है कि आज अवाम के फैसले का दिन है, आज इम्तिहान का दिन है। इम्तिहान हो चुका, अब नतीजे आने वाले हैं और नतीजे किसके हक में होंगे? नतीजे उसी के हक में होंगे जिस पर अवाम ने भरोसा किया होगा और जिनके वादों पर अवाम ने भरोसा किया होगा। तो मुनज़्ज़र जो तस्वीरें दिख रही है, क्योंकि ये जो तस्वीर है ये स्ट्रांग रूम के बाहर की हैं, जो तैयारियां हैं, सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं और ये यूपी की तस्वीर है।
मुरादाबाद की तस्वीर है जहां पर ईवीएम को लेकर काफी हंगामा भी हुआ था, इसी वजह से यहां पर सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी गई। सुबह की ये तस्वीरें, आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देखिए कि सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं और मुख्तलिफ पार्टियों के जो एजेंट है स्ट्रांग रूम के, वो भी एक तरह से इसमें देखे जा सकते हैं, क्योंकि तमाम पार्टियों की नजरें एक तरह से टिकी हुई है कि नतीजे क्या कुछ आते हैं। मुरादाबाद की बात करते हैं तो यह समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन एमआईएम ने भी यहां पर बहुत ज्यादा मेहनत की है और 2017 में मुरादाबाद के नतीजे बीजेपी के हक में रहे थे। बिल्कुल, तो ईवीएम को लेकर के काफी जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां खासतौर से जो ऑपोजिशन में है, वो अक्सर ही सवाल उठाते रहे हैं और हमने देखा कि यूपी में किस तरह से सपा लगातार ईवीएम की निगरानी के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से सवाल उठाती रही है और काफी हंगामा भी हुआ है। जी जी, तो आपको बता दें कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आप तस्वीरें भी मुरादाबाद से अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हुरैरा, इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट मोहम्मद अमीन साहब जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है मोहम्मद अमीन साहब आपका। मोहम्मद अमीन साहब, क्योंकि धड़कनें तेज होंगी, अब से कुछ देर में ही आवाम का फैसला आना शुरू होगा। पहले ट्रेंड्स आएंगे, रुझान आएंगे और उसके बाद नतीजे आना शुरू होंगे। किस तरह से इस दिन को अमीन साहब आप देख रहे हैं? सियासी पार्टियों के लिए यह दिन कितना अहम होता है? जिन लोगों ने वोट किया है उन वोटर्स के लिए यह दिन कितना अहम होता है? देखने वाला है कि अब जो पार्टियां हैं बीजेपी के सामने मुझे नजर आ रहा है कि वो करो या मरो की स्थिति है। उस वक्त उन्होंने पूरी दम और ताकत से अपना इलेक्शन लड़ा है और पूरी इज्जत दांव पे लगी हुई है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आप देखिए दूसरी और पार्टियां और लोकल रीजनल पार्टियां हो, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है कि बीजेपी को किसी तरह हराया जाए और उसमें उन्होंने उस ताकत का मुजाहरा किया और अपनी पूरी अंजाम दिया। यहाँ तक कि उन्होंने उन पार्टियों पर इल्जाम भी लगाने शुरू कर दिए कि साहब ईवीएम खराब है इलेक्शन के ऊपर, जबकि आप देखेंगे कि इस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन बहुत ही विजिलेंट है और जो देखने में आया है, सुनने में आया है कि 50,000 से ज्यादा उनके काउंटिंग ऑब्जर्वर्स होंगे 5 स्टेट में, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तरांचल, इवन यूपी में भी। और यूपी में देखिए अभी आई थी बनारस से कुछ ईवीएम की शिकायतें आई थी जो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने लगाया था। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने अपना ऑब्जर्वेशन लेते हुए, बात करते हुए उन्होंने क्या किया है कि 631 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स लगाए हैं, 123 पोलिंग ऑब्जर्वर लगाए हैं। और देखिए सीओ दिल्ली जो है, सीओ दिल्ली और सीओ बिहार को दोनों को ही लगा दिया गया, एक को मेरठ में स्पेशल ऑब्जर्वर और एक को वाराणसी में जहां से कंप्लेंट्स मिली थी। तो अब इस वक्त इन लोगों को कहने का कोई मौका नहीं होगा। जहां तक वोटर है, वोटर अपना इत्मीनान से वोट देने के बाद इस वक्त आज मजे लेकर देखेगा कि हमने क्या किया और क्या नतीजा आया। ये एक बहुत मजेदार वाली बात होगी आज दिन में, और सारी पॉलिटिकल पार्टियों दिल में धड़कन चल रही होगी कि हमारा क्या होने वाला है। और जहां तक आप देख ही रहे हैं नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि नतीजे बहुत दिलचस्प आने वाले हैं, क्योंकि पूरे इंतखाबात को उठाकर देख लेते हैं तो बहुत दिलचस्प नतीजे रहे हैं। जिस तरह से इल्जाम और जवाबी इल्जामात का एक लंबा दौर भी चला, चुनाव को पोलराइज करने की भी कोशिश की गई, डेवलपमेंट का भी चर्चा हुआ अलग अलग मुद्दों पर। क्योंकि यूपी के चुनाव की बात करें, 7 तवील मरहले, 7 लंबे मरहलों के बाद अब नतीजे आने जा रहे हैं। मोहम्मद अमीन साहब, बाकायदा हम लोग आज के नतीजों पर बातचीत करना शुरू करें। आपका तजुर्बा क्या कुछ कह रहा है? और मैं सबसे पहले जानना चाह रहा हूं कि जो पोलिंग ट्रेंड्स आपने देखा, जो पोलिंग परसेंटेज आपने देखा, इससे क्या कुछ लगता है? और एग्जिट पोल भी आपके सामने है, आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? यूपी में बीजेपी समाजवादी पार्टी को आप कितनी सीटें दे रहे हैं, या आपका तजुर्बा क्या कुछ कह रहा है? देखिए, बड़ा असमंजस वाला मामला है। जैसे आपसे पोलिंग हुई है वेस्टर्न यूपी में पहले और दूसरे फेजेस में, तीसरे फेजेस में जी, तो यहाँ से चूंकि ग्रामीण इलाका था, यानी कस्बा नहीं था, लेकिन कस्बे में देखा गया कि वो जो वोटर्स थे उनमें कुछ उदासी छाई हुई थी, उन लोगों ने वोट नहीं दिया। और कहीं इसी वजह से देखिए कि इलेक्शन कमीशन का जो परसेंटेज 70 से 60-70 के ऊपर जाता था, वो वापस 60 के अंदर ही अंदर रहा है, ज्यादा कहीं नहीं गया। एवरेज देखा जाए तो 60% रहा है। इसे आप देखिए कि वोटर कितना चालाक था और इवन वोटर ने किसी को बताया नहीं है। हर पार्टी ने अपने दावे किए हैं, लेकिन देखिए 2007 की बात करिए तो बहुजन समाज पार्टी थी, उसके बाद आप आइए तो ये समाजवादी पार्टी आई, उसके बाद 17 में जो है तो ये अपना बीजेपी आ गई। अब ये देखना पड़ेगा कि इन लोगों ने कितने काम किया। पिछली बार तो सब पार्टियों को सफाया हो चुका था और बीजेपी अपने इख्तिदार में आई, एक अच्छे मैंडेट के साथ आई थी और बीजेपी ने भी अपना पूरा काम किया है।
और कोशिश की है कि जनता के साथ जुड़े, और उन्होंने कोशिश की है कि हर जात का वोट लिया जाए, सबका साथ सबका विकास, इस तरह की बात सुनने में आई। और सभी जगह ये कहा गया कि देखिए ऐसा है कि हमने काम किया, हमको वोट दीजिए। तो अब ये जनता जो है, ये बक्से अब खुलने शुरू हो जाएंगे, और इनमें जो ईवीएम्स हैं उनके जो काउंटिंग के बाद जो वोट निकलेंगे उससे पता चल जाएगा, ट्रेंड में पहले या दूसरे तीसरे ट्रेंड में पता लग जाएगा बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि ये आप दोपहर में आप देखेंगे कि 2 बजे के आसपास में बिल्कुल क्लियर पोजीशन मिलनी शुरू हो जाएगी कि क्या स्थिति है और कौन सी पार्टी पावर में, इख्तिदार में आएगी। अब ये बड़ा उत्तर प्रदेश का अभी तक तो यही रिकॉर्ड रहा है कि ये रिपीट नहीं हुई है, और अब की बार सुनने में जो आ रहा है, आप एग्जिट पोल सब बता रहे हैं, उसमें बीजेपी जो है बढ़त बनाए हुए है। तो अब इसको देखने वाला होगा, और प्रेस्टिजियस है। ये 24 के लिए भी एक सेमीफाइनल है, 22 का और 24 का तो फाइनल होना ही होना है। तो इसलिए पूरी ताकत लगा दी है, पूरी झोंक दी है, और हर पार्टी ने अपना जितना कर सकता था उतना किया है। अब ये रिजल्ट तो आने पर बताएंगे। बिल्कुल मोहम्मद अमीन साहब, तमाम तर पार्टियों ने ही जो है अपनी पूरी ताकत, यूपी के चुनाव की जब हम खास तौर से बात कर रहे हैं तो पूरी ताकत झोंक दी। और इस बार जो है हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में तमाम तर पार्टियां ही बिल्कुल फ्रंट पर आकर खेल रही थी। ऐसा नहीं था कि कोई जो है, हालांकि बीएसपी के बारे में माना गया कि कहीं ना कहीं थोड़ा बैकफुट पर है, लेकिन उसका अपना एक वोट जो कि रहा है वो बिल्कुल उसके पास है अभी भी। और इस वजह से ये चुनाव जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, और कोई एक साइडेड वोट नहीं रहा। हालांकि एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बीजेपी के हक में जा रहा है ये चुनाव, लेकिन अभी भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। ये बता दें अमीन साहब, जो ये चुनाव है, आप इसको इस बार जो प्रोसेस रहा, क्योंकि इस बार हमने देखा कि पोलराइज नहीं हो पाया ये चुनाव, अगर कोशिशें हुई भी तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहा कि जो पोलराइज कर सके। तो आपको इस बार के यूपी के इलेक्शन में कुछ बदलाव देखने को मिले? देखिए, ऐसा है कि इस बार का जो चुनाव था, पिछली बार तो लोग कहते रहे मैंने काम किया है। इस वक्त हालात देखिए मुल्क में ये हुए कि कोविड का चक्कर था, 2 साल तक तो उसमें गवर्नमेंट लड़ती रही, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लड़ी और स्टेट भी लड़ी। उसके लिए अपोजिशन ने भी मुद्दे उठाए, लेकिन पूरी कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि पूरी सभी ने देखा है, पूरी कोशिश की है। जो टीके की बात हो तो हर एक को टीके लगे, और उससे भी मुतासिर हुए लोग काफी। उसके बाद कुछ और भी बदअमनी फैलाई इन लोगों ने, अपोजिशन पार्टीज ने, इसलिए कि उनको दिखाया जा सके कि उन्होंने कुछ काम किया है। लेकिन मैं तो देखता हूँ ये जो बीजेपी को मिलने वाला है या मिलने को दिख रहा है मुझे, उसमें मेरी बात यही समझ में आती है कि गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की, और जनता इस बात को समझती है कि उसको क्या मिला और क्या दे सकती है पार्टियां, और किस तरह के एडमिनिस्ट्रेटर हैं ये लोग। तो कहीं पे देखिए, कई बार देखिए रिपोर्टिंग में आता रहा कि साहब लोगों ने वोट इसलिए डाला कि साहब लेडीज सेफ थी, कहीं पे ये डाला कि साहब किसानों को जो मदद मिलनी चाहिए तो मिलती रही, और कहीं पे लेडीज को जो भी पेंशन मिलती रही। इस तरह की बहुत सी चीजें थी जो गवर्नमेंट ने गिनाई और गवर्नमेंट ने भेजी है। अब ये तो बात वोट निकलने के ऊपर ही पता चलेगा कि उन गांव के लोगों को और उन लोगों को जिनको ये सोचते हैं अपोजिशन की शायद उनको वोट मिलेगा, क्या उनको मिलेगा, या उन्होंने गवर्नमेंट के जो फायदे लिए हैं उसके फायदे के हिसाब से उन्होंने वोट डाला होगा। अब ये तो बहुत ही आज तो बिल्कुल क्लियर होने वाला है, और इसमें कोई गुंजाइश बिल्कुल अब से कुछ घंटों में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और तस्वीर बिल्कुल साफ होने जा रही है। क्योंकि 7 मरहलों तक यूपी के इंतखाबात हुए। इसके अलावा 4 और रियासतों की बात करें, यहां पर एक मरहले में ही चुनाव हुए। अमीन साहब, यूपी के चुनाव की अगर बात करें 2017 में हम देखते हैं मणिपुर में अबू भाई जी मणिपुर में 2 बार करना पड़ा इलेक्शन। हाँ, मणिपुर में जी तारीख में कुछ बदलना पड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल अमीन साहब, बाकी गोवा और पंजाब और उत्तरांचल में एक फेज में हुआ, एक फेज में हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अमीन साहब। यूपी के चुनाव की बात करते हैं। 2017 में हमने देखा कि बीजेपी का कोई चेहरा नहीं था, और पीएम मोदी के नाम पर, उनकी लहर पर, उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़े गए थे, और नतीजे बहुत शानदार बीजेपी के लिए रहे थे। 2022 में भी यह लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ ने काम किया है और वो खुद एक बड़ा चेहरा है बीजेपी का, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़े जाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि यूपी के इस बार के जो चुनाव हुए योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर हुई, या फिर मोदी जी के ही नाम पर लड़े गए, मोदी जी की ही लहर पर इस बार भी चुनाव लड़े गए? देखिए, बात साफ है बिल्कुल कि देखिए मोदी जी इंटरनेशनल लीडर हैं, और उन्होंने एक अपनी साख बना ली है। अब उसको जल्दी कोई उनके सामने खड़ा होने को तैयार नहीं लगता मुझे कि कोई उनके सामने आएगा। ही इज
वेरी क्लियर कट वर्ल्ड लीडर बन गए हैं। और चाहे वो फॉरेन पॉलिसी को ले लीजिए, चाहे वो कंट्री की पॉलिसी ली, चाहे स्टेट की पॉलिसी ली। इसीलिए देखिए जो है ये चेहरा जो है प्राइम मिनिस्टर का, ये और स्टेट में 7 फेज में इलेक्शन हुआ, उनको प्राइम मिनिस्टर को काफी टाइम भी मिला। देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में कोशिश की है प्राइम मिनिस्टर ने जाने की। और चूंकि देखिए उनका ये होम स्टेट है, अब ये गुजरात के नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के हैं, देश के साथ में ये उत्तर प्रदेश के मेन है, जहां से ही मेंबर पार्लियामेंट है। तो यहाँ पर भी वो 3 दिन रहे, आप देखा होगा आपने, बनारस में 3 दिन रहे। और इसीलिए बनारस में वो कंट्रोवर्सी लाई गई इस बात को लेके कि जो उनके मॉक पोल की थी या उनके चुनाव के लिए काउंटिंग एजेंट्स के जाने के लिए थी, उनके अफसरों को ट्रेनिंग देने के लिए। तो बहुत सी वजूहात थी जिसको देखा गया, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि किसी को इस चीज का कोई फायदा मिलेगा, क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन जो है। अमीन साहब देखिए चर्चा इस बात की भी हुई, अमीन साहब चर्चा इस बात की भी हुई कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले 5 साल में जब इतना काम किया है तो फिर बीजेपी की छोटी लीडरशिप से लेकर ऊपर तक यानी आला लीडरशिप तक सबको बहुत ज्यादा मेहनत क्यों करनी पड़ी? जब आपने 5 साल जमकर काम किया है, आपने दलितों के लिए काम किया, मुसलमानों के लिए काम किया, पिछड़ों के लिए काम किया, फिर आपको इतनी मेहनत चुनाव में क्यों करनी पड़ रही है? नहीं देखिए सीधी सी बात है, हमारे देश की जनता बड़ी समझदार नहीं है और पुराना काम भूल जाती है। इसलिए इन लीडरान्स को, सभी को, हर पार्टी के लीडरान को अपना काम याद दिलाना, जनता को बीच में जाना जरूरी होता है। जहां तक सवाल आप बात कर रहे थे, पिछला इलेक्शन जो था वो योगी के नाम पे नहीं लगा, सच बात है। योगी वहां कहीं फिगर में थे नहीं, कोई जानता भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ही वाज ओनली मेंबर पार्लियामेंट। अब देखिए पिछली बार तो मोदी जी के नाम पे हो गया इलेक्शन, लेकिन इस बार क्या वजह, देखिए प्राइम मिनिस्टर को तो आना ही पड़ेगा, स्टेट है। दूसरी बात है कि देखिए होम मिनिस्टर भी घूम रहे थे इसमें, इनके प्रेसिडेंट बीजेपी के नड्डा साहब भी घूम रहे थे, सभी जगह गए हैं, सभी इनके काफी लीडरान यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन सवाल इस बात का है, बीजेपी किसी काम को, देखिए आप जो भी इलेक्शन हैं, उन इलेक्शन को, पिछले इलेक्शन को उठा के देख लीजिए, चाहे इस इलेक्शन को देखिए आप उठा के, अब इस इलेक्शन के बाद भी अगली स्टेट में जो चुनाव होने वहां भी लग गई होगी। और तो ये देखिए बड़ी मेहनत के साथ काम करते हैं। ये इसको ये नहीं लेते कि हमारा हो जाएगा, जीत जाएंगे हम, हमने काम किया ना। लेकिन मोहम्मद अमीन साहब ये बात तो सच है कि जब चुनाव की बात आती है तो बीजेपी मैदान में सबसे पहले दिखती है। बीजेपी की तैयारियां सारी पार्टियों से पहले शुरू हो जाती है, इस बात में कोई शक नहीं है। जी बिल्कुल, बीजेपी के ग्राउंड वर्कर्स ही उसकी ताकत है, बल्कि जो बीजेपी के कारकुनान है वही तो ताकत है बीजेपी की, उतना मजबूत बना देते हैं। बिल्कुल आपने देखा होगा कि 2019 के बाद से ही यूपी असेंबली चुनाव पर बीजेपी ने इस तरह से फोकस कर लिया था। 2019 के बाद से ही, जब तक किसी पार्टी ने उस तरह से सोचा भी नहीं था। लेकिन हुरारा बात यही आती है, मेरा सवाल अमीन साहब से यही है कि बात चुनाव की जब आती है, हम बात कर रहे हैं कि जब वोटरान से वोट जब मांगना होता है, यानी कि जब हमें एक गोल सामने होता है कि हमें सरकार बनानी है, तब बीजेपी ग्राउंड पे जाके काम करती है। लेकिन हम गवर्नेंस की जब सर बात करते हैं कि क्या स्कीमें रही, क्या काम रहे, वहां पर उस टाइम पे वैसा गवर्नेंस नहीं देखने को मिलता। एक होता है कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है जब सरकार बनी हुई है, दूसरा जब चुनाव आ रही है तो पार्टी क्या काम कर रही है। तो पार्टी तो बहुत अच्छा काम कर रही है सर चुनाव के दौरान, लेकिन लगातार ये बात उठी, जब हम यूपी में भी देख रहे थे कि हमारे रिपोर्टर्स बात कर रहे थे लोगों से, तो पॉलिसी से, जो गवर्नेंस से खुश नहीं थे सर। मतलब आदादोशुमार नहीं बता पाते हैं उन्होंने, क्या पेपर पर क्या चीजें की गई हैं जमीनी सतह पर, वो चीज नहीं बता पाते हैं। काम किया गया ये चीज बताते हैं, लेकिन क्या काम हुआ है ये नहीं बता पाते अमीन साहब बीजेपी वाले। एग्जैजरेटेड होता है हुरैरा, बहुत ही एग्जैजरेटेड डेटा पेश किया जाता है। बिल्कुल अबू भाई जी, बीजेपी वाले बताते हैं और उनके लोग घर घर जाते हैं, जो देखने में आया है, और बहुत विजिलेंट रहते हैं। अपोजिशन क्या करती है कि मुद्दे उठाती है, लेकिन अब पब्लिक को देखना पड़ेगा। पब्लिक ने देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा कि जो कह रहे हैं उन्होंने दिया है, या जो गवर्नमेंट कह रही है उससे हमको मिला है। ये बहुत अच्छी बात होगी कि अगर गवर्नमेंट को दोबारा पावर मिलाते हैं तो इट मीन उनकी स्कीमें कामयाब रही हैं। इट मीन्स कि उनकी स्कीमें सही रही हैं अमीन साहब, या ये कि ऑपोजिशन ने जो मुद्दे उठाए
वो लोगों तक सही से पहुंच नहीं पाई। क्योंकि सर हमने देखा बिहार में भी अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा रहा और एक ऑडियंस भी गैदर हुई, ओपोजिशन की एक बहुत बड़ी लहर भी देखने को मिली। लेकिन जब फिर सरकार बनी तो उसमें फिर वो कहीं ना कहीं उतना कैश नहीं हो पाया। तो क्या आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी वैसा कुछ हो सकता है? मौजूदा चुनाव में आप देखिए कि बेरोजगारी तो है, कोई से अमीन साहब खुद इसे नहीं नकार सकते हैं कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा नहीं है, महंगाई बड़ा मुद्दा है। अमीन साहब अगर मार्केट जाते होंगे, सब्जी भी खरीदने जाते होंगे तो देखते होंगे कि महंगाई आसमान छू रही, ये भी बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा कोविड के दौर में चुनाव हो रहे हैं, ये भी कोविड एक बड़ा इशू है। किसानों का एक बड़ा इशू है, किसानों का आंदोलन इतना लंबा चला, तो इश्यूज तो थे अमीन साहब। लेकिन क्या आपको लगता है कि अपोजिशन जिस तरह से इन इश्यूज को उठाना चाहिए था, इन मुद्दों को अपोजिशन नहीं उठा पाया, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं? अबू भाई देखिए, ऐसा है कि 20 और 21 अब ये 22 में चुनाव हो रहे हैं। 2 साल तक तो अपोजिशन का कहीं अता पता नहीं था। जो भी हेल्प कर रही थी, चाहे टूटी फूटी कर रही थी, चाहे ज्यादा कर रही थी या कम कर रही थी, पब्लिक के काम आ रही थी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट रही हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको तो पब्लिक नकार नहीं सकती और पब्लिक ने महसूस भी किया होगा। तो देखिए, हम इस बात का कोई ये नहीं हम ले रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के फेवर की बात कर रहे हैं, हम एक्चुअली पब्लिक के फेवर की बात कर रहे हैं, वोटर के फेवर की बात कर रहे हैं। और जहां तक सवाल है, बहुत बड़ा मुद्दा था, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, बहुत बड़ा मुद्दा था यहाँ पर एक राम जन्मभूमि का, उसका भी शिलान्यास हो गया, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। देखिए, अपोजिशन का तो काम है हर बात को नकारना, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे असेंबली के अंदर हो, बस वो हर बात को नो कहते हैं, किसी भी गवर्नमेंट को बात को मानने को तैयार नहीं होते। लेकिन ये बात जमीन की है और जमीनी स्तर पे आती है बात कि पब्लिक को क्या मिला कुल मिला के, और वोटर्स, पब्लिक वो है क्या है, वोटर्स हैं, वोटर्स को क्या मिला, क्या कुछ मिला? एक तो कुछ देने को तैयार नहीं, सिर्फ फर्जी बातें करने को तैयार है। और ऐसा नहीं कि समाजवादी को टेस्ट नहीं किया पब्लिक ने, या उससे पहले बहुजन समाज ने किया, क्या उस वक्त बेरोजगारी नहीं थी, क्या उस वक्त महंगाई नहीं थी, या महंगाई कम हो जाएगी? देखिए, मुल्क के हालात हैं, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी हुई है, कोविड के बाद तो वैसे ही बढ़ी हुई है। जहां तक सवाल नौकरियों का, हर आदमी समझता है कि एकदम से नौकरियां तो मिलने वाली नहीं है, ये आ जाएंगे तो क्या दे देंगे कल को नौकरी, ये आ जाएंगे तो कल को एकदम सड़क बन जाएगी। हर चीज का एक वक्त होता है। और आज जो पब्लिक है, डिजिटल पूरा वर्ल्ड हो गया है, तो हर चीज देखिए ना, एक सेकंड में आदमी गूगल पे देख लेता है, एक सेकंड में हर चीज के बारे में बात कर लेता है, हर चीज को पहुंच रही है नहीं पहुंच रही उसको भी पता चलता है। तो बहुत कुछ क्रिस्टल क्लियर किया है गवर्नमेंट ने। सर, बात आपकी सही है कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में लोगों तक बात पहुंचती है, लेकिन आज के डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सारे नैरेटिव भी सेट किए जाते हैं। तो कई चीजें जो लोगों तक पहुंचती है वो वैसी होती भी नहीं है जैसी दिखाई जाती है, या एक तरह से एक जो है फसाड क्रिएट किया भी जाता है डिजिटल वर्ल्ड में। ये एक इसका ड्रॉबैक भी है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीजें रहती है। लेकिन सर, क्या आप ये नहीं मानते कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो लोगों को, खासतौर से जो नौजवान है, उनको रोजगार देने में, उनकी परेशानियों को कम करने में कहीं ना कहीं वो नाकाम, या फिर हम ये कहें कि थोड़ा सा कमी देखने को मिली है? देखिए, हर फैमिली में आप मान के चलिए कि वोट देने के लिए मान लीजिए 5 लोग हैं, उसके माँ है, बाप है और बड़े भाई बहन है, भाभी वगैरह होंगी, और वो अपना यूथ होगा। तो मुझे लगता है कि हर फैमिली में 1-2 बच्चा, चाहे वो मेरी फैमिली हो, किसी की फैमिली में 1-2 बच्चा जो पढ़ रहा है, जवान है, उसको जॉब नहीं मिल पाई होगी, या पढ़ के निकला होगा, या मिलने वाली होगी। देखिए, अब एक वोट को तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि 1 वोट से 4 वोट लगते होंगे। 5 वोट में मैं समझता हूँ 3 वोट अगर चले गए गवर्नमेंट के फेवर में, तो 2 अपोजिशन के में चले गए, तब भी आप देखिए तो 3 का उसका मामला ज्यादा है। वोट तो एक वोट से भी जीत हार होती है और 2 वोट से भी होती है। तो आप देखिए ना कि अगर मैं मानता हूँ इस बात को कि महंगाई या अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे 1 वोट नहीं दिया मान लो यूथ ने, ये देखिए, हर आदमी नहीं कह सकता कि एक फैमिली का आदमी 5 के 5 वोट जाके एक पार्टी को दे देगा। ये जाता है, जब बटन दबाता है उस वक्त बहुत सी बात को याद आती है कि सिर्फ हम कुछ ना करें तो राम के ही नाम पे एक वोट दे दें, कुछ ना करें। जैसे आप देखते हैं कि लोग दान देते हैं तो वही भगवान के नाम पे दे देते हैं, खुदा के नाम पे दे देते हैं। तो लास्ट में आके देखिए जो बात की उन्होंने योगी जी ने 80 और 20 वाली बात, उसमें ये बात बिल्कुल साफ जाहिर थी कि देखिए उन्होंने बात रखी बात में कि देखिए ऐसा है कि वोट देते वक्त तुम्हें सोचना होगा
और घर घर जाके लोग के वर्कर्स ने बात की है। तो ऐसा नहीं है, बाकी वोट तो मिले हैं। देखिए अभी जो हम देख रहे थे एग्जिट पोल, उसमें 8% तो मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है। यानी देखने को लग रहा है कि रुझान जो है वो बीजेपी पार्टी की तरफ जा रहा है मुसलमानों का। ऐसा नहीं कि मुसलमान पीछे है, मुसलमान जान रहा है कि क्या तरक्की हो रही है। अब मेरी तो एक आदमी से बात हो रही थी, मणिपुर का था, तो मणिपुर का बोला कि साहब ऐसा है कि ये लोग जो हैं जीतने के बाद फिर भी हमारी केयर कर रहे हैं। इससे पहले जो सरकारें थी उनके जो एमएलए चुने जाते थे उसके बाद वो अपने आगे पीछे सिक्योरिटी लगा देते थे, हमसे बात भी नहीं करते थे। और जो हमें एड मिल रही है हमारे सीधे अकाउंट में आ रही है। तो आज देख रहा है, ठीक है शुरू किया होगा किसी पार्टी ने अकाउंट में जाने का पैसा, लेकिन तब जाता नहीं था। अगर 100 रुपए भेजते थे, 100 रुपए मिलता था तो उसको 50 रुपए मिलते थे। आज जो है जो भी पैसा है, चाहे वो मजदूर का पैसा हो, चाहे वो ठेकेदार का पैसा हो, चाहे वो गवर्नमेंट का पैसा हो, चाहे अकाउंट में पहुंचाया जाता है, अकाउंट में जा रही है, तो उसको पता चल रहा है कि उसको पैसा मिल रहा है। और चाहे किसानों की सब्सिडी हो, देखिए किसान के लिए 6,500 रुपए बहुत होते हैं, 6,000 रुपए नहीं, लेकिन तो अब जो जिसको 5 रुपए भी नहीं मिल रहे थे, ठीक है महंगाई है। अमीन साहब, किसानों की बात आपने की, लेकिन किसान तो नाराज चलते हैं। हमने देखा कि आंदोलन भी चला, उसके बाद नाराज रहे और मनाने की भी कोशिश हुई। तो आप क्या मानते हैं कि क्या किसान जो है मान गए होंगे, या जो एक, क्योंकि हमने देखा जो किसान यूनियन लीडर्स भी है वो भी चुनाव में इस तरह से एक्टिव दिखे कि बीजेपी के अगेंस्ट लोगों को याद दिलाया जाए कि 1 साल तक आंदोलन चला है, तो वो चीज कितना अफेक्ट की होगी? भाई अभी मैं बात कर रहा था, देखिए 3 तलाक की बातें हैं, तो मुसलमानों की जो औरतें हैं, ठीक है मैं मानता हूँ मुसलमान एक बार को नहीं देगा, लेकिन मुसलमानों की औरतों को बहुत सेव किया गया, उन औरतों को भी सेव किया गया, चाहे वो कहीं वेस्टर्न यूपी के नहीं, ईस्टर्न यूपी के नहीं, या सेंट्रल यूपी के नहीं हो, हर जगह उनको सेफ्टी मिली है, नंबर 1। दूसरी बात यहाँ देखने को, देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहले मुजफ्फरनगर का झगड़ा हुआ था, उसको उस बेस पे वोटिंग हुई थी। अब की बार कोई झगड़ा नहीं हुआ, उनका ये कहना सबका साथ सबका विकास, ये एक हार्ट टचिंग है और सभी को महसूस होता है। यहाँ देखिए झगड़े नहीं हो रहे, किसी तरह की बात नहीं हो रही, जो लोग सेफ हैं उन्होंने भी वोट दिया और जो झगड़ा नहीं चाहते थे उन्होंने भी वोट दिया। एक अच्छी गवर्नमेंट, साफ सुथरी गवर्नमेंट चाहते हैं जो झगड़े ना करे, कम से कम कहते नहीं है हम ठीक है कम खा लेंगे, महंगाई है कम खा लेंगे, लेकिन चैन से तो रहेंगे। आप देखिए ना, चैन से रहेंगे, तो ये बात दिमाग में टकराती है आदमी को। इसी तरीके से चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे वो किसी चीज की बात हो, देखिए ये मुद्दा कोई आज का खत्म नहीं कर देगा। बस जो अपोजिशन है गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो लाया कि साहब अनएम्प्लॉयमेंट है, अरे अनएम्प्लॉयमेंट थी, है और रहेगी, डे बाई डे आदमी पढ़ता है। जहां तक महंगाई का सवाल है, आप देखेंगे कि महंगाई पहले जितनी थी उससे थोड़ा थोड़ा बढ़ती रही है, हमेशा कम नहीं हुई है। कि ऐसा होगी सही सर, लेकिन तो कल 7 रुपए बेच देंगे, लेकिन सरकार किस तरह से उस चीज को लेती है और लोगों को क्या राहत मिलती है वो भी देखने वाली बात होगी। सही बात है, राशन जो है मुफ्त में लोगों को मिला है। आपने यहाँ पर बात की कि मुस्लिम खवातीन को सिक्योरिटी मिली, हिजाब का मामला भी फिर सामने आया और वो एक तरह से इंफ्यूजन लगा कि हिजाब में भी बीजेपी ने कुछ कहा नहीं है। देखिए जी, वहाँ जो भी हो रहा हो वो उसको कॉलेज लाइफ पे छोड़ दिया, कॉलेज के ऊपर मुद्दा बन नहीं पाया सर जी। हाँ, ये मुद्दा बन नहीं पाया, जिसको बात को डिवाइड करने की बात हो रही थी, डिवाइड नहीं हुआ है, बल्कि बीजेपी को फायदा हुआ, उल्टा मुसलमान वोट उसको मिले हैं। आप देख लीजिए, अपने रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, 8% वोट मिला है, जो अभी एज पर एग्जिट पोल आ रहा था। ऐसा नहीं, अब मुसलमानों से मेरी बात होती है, ऐसा नहीं कि हम भी मुसलमान हैं, मुसलमानों से बात करते हैं, उनका रुझान अब गवर्नमेंट की तरफ है। क्या कहते हैं कि इससे पहले भी जो गवर्नमेंट थी उनमें सारे हिंदू होते थे लीडरांस, ऐसा नहीं है। और हमारे मुसलमान लीडर जो थे वो चमचागिरी करते थे उन पार्टियों की, और उन्होंने मुसलमानों को कोई फायदा नहीं उठाया। आज की डेट में गवर्नमेंट सीधे कर रही है, गवर्नमेंट किसी को मीडिएटर नहीं डाला हुआ कि कोई मुस्लिम मिनिस्टर है उसके थ्रू कोई दे रही है ना, गवर्नमेंट ने ये दिखा दिया कि हम गवर्नमेंट है और हम सीधा देते हैं। ठीक सर, तो एक एक्सेस है जो गवर्नमेंट में है, जो मिनिस्टर है, जो भी पद पर है, उनको लेकर के लोगों को एक्सेस है उन लोगों की तरफ। ये बता दें सर कि आप क्या समझते, क्या वजह इसकी रही कि जो रैलियां हमने देखी बीजेपी की, जो कैंपेनिंग हमने देखी बीजेपी की, उसमें इस तरह के भाषण रहे, इस तरह के स्टेटमेंट्स रहे कि जो माइनॉरिटी के अगेंस्ट या एक खास तबके के खिलाफ, मजहब के बारे में कई बातें कही गई। बावजूद इसके क्या लगता है आपको कि मुसलमान वोटर्स क्यों बीजेपी के पास जाना चाहेंगे या गए हैं?
देखिए मुसलमानों को जहां पे देखिए कई बार बात आई है, मुसलमानों ने क्या किया है कि मुसलमान अभी तक बीजेपी से दूर रहा, ये मानना था, और ये कहा गया कि वो समाजवादी का गुलाम है, वो कांग्रेस का गुलाम है। देखिए ऐसा नहीं कि वो लोग कोई उनके मुस्लिम लीडरान थे, जो भी प्राइम मिनिस्टर हुए या चीफ मिनिस्टर हुए सब गैर मुस्लिम थे, तो इस वक्त भी गैर मुस्लिम है, चाहे वो योगी जी हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हो। सवाल इस बात का है, तो मुसलमान को करना क्या है? मुसलमान को सिर्फ अपने फायदे चाहिए, मुसलमान को अपना इत्तेहाद चाहिए, मुसलमान को अपनी सिक्योरिटी चाहिए। तो मुसलमान के साथ कई बार ही बनाया गया, लेकिन हाँ ये तो इलेक्शन के मुद्दे होते हैं। इलेक्शन में तो कोई भी झूठे सच्चे वादे करता है, कोई भी झूठ सच बोलता है, अपने लिए बोलता है, अपने कैंडिडेट के लिए बोलता है, ये सब चलता है, मसनवी तौर पे है। लेकिन जो रियल देखा जाए तो रियल अगर बेनिफिट दिया गया है गवर्नमेंट का, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का दिया हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का, पूरे गांव को दिया गया है। चाहे बिजली दी गई तो पूरे गांव को दी गई है, उसमें ना देखा गया मुसलमान, ना देखा गया हरिजन, ना देखा गया ओबीसी, ना देखा गया अपर क्लास। बिल्कुल सर, जो इमीडिएट बेनिफिट है वो सबको मिले, बिजली है वो सबको मिले, जाहिर सी बात है उसमें से कुछ घर जो है एक्सक्लूड किए भी नहीं जा सकते थे सर। लेकिन मेरा ये सवाल है कि जब बात की जाती है कि मुसलमान को अपना फायदा देखना है और देखना है कि कौन सी पार्टी कौन सी सरकार उनके लिए बेहतर काम कर रही है, लेकिन इस चुनाव में भी सीए की बात आई, जब कुछ इंटरव्यूज आए सामने, अमित शाह हो, उन्होंने कहा कि सीए एनआरसी तो होना ही होना है, और सीए एनआरसी को लेकर के हमने देखा है कि कितना एहतजाज हुआ है, कितना प्रोटेस्ट हुआ है, और आसाम में क्या हालात रहे हैं, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? ठीक है, सीए की जहां तक बात की जा रही है, देखिए वहां पर क्या था कि मैं आपको बताऊं कि आप देखिए चाहे वो बांग्लादेश रहा हो चाहे असम रहा हो, इसमें काफी हमारा जो बंगाल का बॉर्डर रहा हो और असम रहा हो, यहाँ पे काफी देखिएगा कि बांग्लादेशी लोग आ चुके थे। और जहां तक सवाल किया सीए वगैरह का, तो इसमें लेकिन ये नहीं कहा गया है कहीं भी, ये बात तो कर रहे हैं, इसको समझने समझाने की बात है कि देखिए हमारे हिंदुस्तान के जो जन्मे हुए लोग हैं, हमारे जो हिंदुस्तान में उनके बाप दादे रहे हैं, उनको उनकी जमीनें हैं, उनकी खेती है, सब कुछ है, उनको इस तरह नहीं निकाला जा सकता। इसमें उनको कहा गया है जो गैर मुसलमानों के अलावा जो लोग जैसे पाकिस्तान या अफगानिस्तान कहीं से भी आए, उन लोगों को तो शरण दी गई और उनको दिया गया, लेकिन इस तरह से कि यहाँ के मुसलमानों को बाहर निकाल दिया जाएगा, ये एक सोची समझी रणनीति है। उसमें यहाँ के किसी भी मुसलमान को देश से बाहर कैसे, लेकिन सर आसाम में हमने देखा कि वहां पर जो जिनकी जनरेशंस रहती आई हैं उनको डिटेंशन सेंटर्स में भेजा गया, तो वहां पर कई केसेस ऐसे आए, लोगों को बहुत परेशानियों का सामना रहा, तो वो एक एक्सपीरियंस को देखते हुए लोग काफी घबराए हुए हैं। सर आप बने रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।